वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लेसन देख रहे हैं नया एक पाठ, व्याकरण का पहला पाठ वर्तनी पुस्तक में से, भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण का संबंध क्या है, ये हमने पिछले पीरियड में भी देखा कि व्याकरण कितना आवश्यक है भाषा के लिए, कि व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण के नियम अगर हमें पता हो कि किस शब्द को कैसे लिखा पढ़ा जाता है, तो भाषा में शुद्धता रहेगी, भाषा का शुद्ध और सही रूप हम समझ पाएंगे और भाषा बोलने, लिखने, पढ़ने को अच्छी भी लगेगी, उसी में साहित्य भी बनता है। तो आज हम देखेंगे भाषा और व्याकरण में कि सबसे पहले भाषा, आपने समझा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों, विचारों को दूसरों को बोलकर, लिखकर समझाते हैं। इसीलिए भाषा के रूप कितने बनते हैं, हमने पिछले पीरियड में भी देखा, मैं लिखकर बता रहा हूं आपको। भाषा के रूप बनते हैं 3: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। सबसे पहले मौखिक भाषा, मतलब ओरल जिसको हम कहते हैं। मौखिक भाषा जब हम अपने विचारों को दूसरों को बोलकर दिखाते हैं, अपने मन के भावों को हम बोलकर, कहकर दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मैं आपको जो बोल रही हूं, ये मौखिक भाषा है, आप उसको सुनकर समझ रहे हैं, ये मौखिक भाषा है। तो कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, बच्चे उसको सुन रहे हैं, किसी वादविवाद प्रतियोगिता चल रही है, बच्चे उनको सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा है। टीवी पे आप समाचार सुन रहे हैं, ये मौखिक भाषा है। मतलब जब हम अपने भावों या विचारों को दूसरे को बोलकर समझाते हैं, कहकर समझाते हैं और सामने वाला उसको सुनकर समझने का प्रयास करता है, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा में जब हम अपने मन के भाव तथा विचारों को लिखकर दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, हम लिखकर कोई बात दूसरों तक पहुंचे, जैसे पुस्तकें जो हम पढ़ते हैं, कहानियां जो पढ़ते हैं, एक तरह से वो लिखित भाषा, वो लिखित ही भाषा है ना, हम उसको पढ़कर समझ रहे हैं तो लिखित भाषा है। जब आप टीवी पे समाचार देखकर सुनते हैं वो मौखिक भाषा है, जब आप पुस्तक में लिखा हुआ पढ़कर समझ रहे हैं तो वो लिखित भाषा है। तो ये चिट्ठी हम पढ़कर सुना रहे हैं सबको, तो वो लिखित भाषा ही है, क्योंकि चिट्ठी आप पढ़ी हुई, मतलब लिखी हुई पढ़ रहे हैं, तो लिखित भाषा है। जब हम अपने मन के भावों को, विचारों को लिखकर दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं, दूसरा उसको पढ़कर समझता है, तो वो लिखित भाषा कहलाती है। तीसरा सांकेतिक भाषा। भाषा का एक तीसरा भी रूप है सांकेतिक भाषा। पर सांकेतिक भाषा की मर्यादाएं हैं, सारी बातें सांकेतिक भाषा में नहीं समझाई जा सकती। तो मैंने इसके पहले बताया था, जैसे ट्रैफिक हवलदार जो है, सिपाही जो है, चौराहे पर खड़ा होकर लोगों को संकेत दिखाता है कि आपको इस तरफ जाना है, इस तरफ रुकना है, या जो लाइट्स है वो भी अपने आप में सांकेतिक भाषा है, क्योंकि रेड लाइट है या ग्रीन है या येलो है तो आपको पता है कि रुकना है, जाना है, थोड़ी देर ठहरना है, तो वो भी एक सांकेतिक भाषा का रूप है। और जो लोग बोल नहीं सकते, गूंगे हैं और सुनाई कम देता है, ऐसे लोगों के लिए भी सांकेतिक भाषा बहुत उपयोग में आती है। वो लोग संकेतों से ही चीजों को समझ सकते हैं, हर चीज का एक सिंबल बना दिया गया है, एक संकेत निश्चित कर दिया गया है कि इसका मतलब ये होता है, तो उससे वो समझते हैं उन बातों को। इसके बाद, भाषा के रूप के बाद आता है लिपि। लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है भाषा में, वो लिपि कहलाता है। जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं वो लिपि कहलाते हैं। तो हम देख रहे थे कि वैसे भाषा और लिपि में क्या अंतर है। भाषा बोलकर या लिखकर अपनी बात कहने का साधन है, जबकि लिपि हमारे भावों को लिखने का साधन है। लिखने के लिए हम जिन शब्दों को, चिन्हों को, निर्धारित किए गए चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो लिपि कहलाती है। अब भाषाओं की तरह लिपियां भी अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, अरबी फारसी की भी अरबी है, फारसी की फारसी लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। इसके बाद हम देखते हैं राजभाषा। राजभाषा जब किसी
किसी देश के संविधान में या उसके सारे कार्यालयीन कामकाजों के लिए एक भाषा निश्चित की जाती है। हर देश की अपनी एक भाषा होती है, निश्चित भाषा। बहुत सारी भाषाएं हर देश में बोली जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग। हमारे यहाँ प्रांत ही भाषावार बनाए गए, भाषा के आधार पर प्रांतों को नाम दिया गया, बनाए गए। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ और तमिल तेलुगु सारे बोली जाती है। वहाँ के अलग अलग जो क्षेत्र की बोलियां हैं उसके आधार पर पूरे दक्षिण भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है, मध्य भारत में हिंदी बोली जाती है, ऊपर तुम्हारे कश्मीर वगैरह में डोगरी भाषा बोली जाती है, कश्मीरी भाषा बोली जाती है। तो ऐसे अलग अलग हमारे यहाँ प्रांत ही भाषाओं के आधार पर बनाए गए। बाद में जब मतलब हमारे स्वतंत्रता के बाद भाषावार प्रांतों की रचना की गई। तो अब अलग अलग भाषाएं बहुत सारी बोली जाती है, लेकिन सारे देश की एक भाषा जो राजभाषा के रूप में प्रयुक्त हो, कि वो राजभाषा घोषित कर दी जाए। जैसे हिंदी हमारे राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, घोषित कर दी गई। और राष्ट्रभाषा जो सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा, तो हिंदी ही राष्ट्रभाषा है, सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अभी तो देश विदेशों में भी बहुत सारे अन्य विश्वविद्यालयों में भी हिंदी पढ़ाई जा रही है, इतनी संपर्क भाषा बन गई है हिंदी। तो हिंदी का इतना विश्व विस्तार हो रहा है। वैसे भी हिंदी के बहुत सारे शब्दों को डिक्शनरी में भी ऐड कर लिया गया, जुगाड़ जैसे शब्द और भी बहुत सारे शब्द, अवतार शब्द, ऐसे मतलब उसको अंग्रेजी में भी और वहाँ के डिक्शनरी में भी, शब्दकोश में भी उसको मतलब सम्मिलित कर लिया गया है। तो राजभाषा वो कहलाती है जिसको वहाँ की स्वीकृति हो संविधान के तहत कि वहाँ के कार्यालयीन कामकाज में उसी भाषा का उपयोग होगा। जब किसी देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है तो उस भाषा को राजभाषा की संज्ञा दी जाती है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। और व्याकरण का क्या संबंध है इसमें हमने ये भी देखा कि व्याकरण कितना आवश्यक है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने, पढ़ने, समझने के लिए व्याकरण आवश्यक है। अब एक भाषा में छोटी चीज होती है बोली। बोली अब हमारे यहाँ इतनी भाषाएं संविधान में स्वीकृत भाषाएं 22 हैं। उसके अलावा बोलियां तो बहुत सारी हैं, हमारे यहाँ हजारों बोलियां हैं। कहा जाता है कि 4 कोस पे बानी बदले, हर 1 कोस पे पानी या 8 कोस पे पानी, ऐसा कहा जाता है कि पानी जगह जगह का बदलता रहता है, वैसे बानी भी 4-4 कोस पे बदलती रहती है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं और जरूरी नहीं कि हर बोली ये लिखित रूप में भी हो। जैसे मारवाड़ी है, बंजारा है, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, कोकिल है और बहुत सारी अलग अलग बोलियां हैं। हर राजस्थानी बोली है, मतलब मारवाड़ी जो बोली जाती है, गुजराती बोली, गुजराती तो भी लिखित रूप में हमको मिलती है। तो बहुत सारी बोलियां बहुत सारी जगहों पर बोली जाती है। बोली मतलब वो वहां की मिट्टी में, वहां की उस क्षेत्रीय भाषा में, मतलब उस क्षेत्र में उसका जन्म हुआ है, वहीं से वो भाषा विकसित हुई है। तो बोलियां बहुत सारी हैं, हजारों बोलियां हैं और हर क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। बोली छोटा रूप है भाषा का, उससे बड़ी अगर बन जाती है बोली तो उपभाषा बन जाती है। भाषा से छोटी है लेकिन उपभाषा बन जाती है। जैसे अभी अगर आप देखेंगे कि जो तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है अवधि में, तो वो एक बोली है वहां की, अवध के आसपास के क्षेत्रों में और अवध में, अयोध्या में बोली जाने वाली जो बोली थी उसी को उन्होंने प्रयोग किया साहित्य में, इसलिए वो उपभाषा बन गई। या सूरदास को आप देखेंगे ब्रजभाषा का प्रयोग किया उन्होंने, मतलब मथुरा वृंदावन यहाँ के आसपास जो बोली बोली जाती थी उसी का उन्होंने कृष्ण के जो गीत लिखे हैं उसमें प्रयोग किया उन्होंने ब्रजभाषा का। और दूसरे भी ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ जो बोली भाषाएं हैं, मैथिली है, कोकिल है, मगही है, अवधी है, भोजपुरी है, लेकिन सारी भाषाओं को संविधान में स्वीकृति नहीं है और सारी भाषाएं लिखित रूप में नहीं है। अब विशेष हिंदी के तो बहुत सारे भाग बन जाते हैं। इसलिए अगर बोलियों के आधार पे आप देखेंगे तो पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, ऐसे हिंदी के बहुत सारे भाग बन जाते हैं। तो हिंदी का रूप इतना विस्तृत है क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा उत्तर भारत, यहाँ पर हिंदी ही बोली जाती है अधिक से अधिक। तो इसके लिए पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ऐसे अलग अलग भागों में इसको विभागों में बांटा गया है।
और इसके बाद व्याकरण की बात अगर हम करते हैं तो व्याकरण में व्याकरण आवश्यक है, ये समझ आया आपको, पिछले वीडियो में भी हमने देखा। और व्याकरण के अगर हम भाग देखें तो 4 भाग हैं पूरे टोटल, जिसमें 4 भागों में पूरे व्याकरण को बांटा जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला है वर्ण विचार। वर्ण कैसे बने हैं, कौन कौन से वर्ण कहाँ से आए हुए, वर्ण में स्वर व्यंजन दोनों आ गए। फिर आप सब स्वरों और व्यंजनों पे जाते हैं कि स्वर के कितने प्रकार हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है ना, योग वाग है, ये सारे हम उसमें सीखते हैं। फिर किस व्यंजन को बोलने में कितना समय लग रहा है, किस स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है, कौन महाप्राण है, अल्प प्राण है, ये सारी चीजें, मतलब सांसों की मात्रा के आधार पर इसको बोलने के लिए कितना समय लग रहा है, कहाँ कंठ को कौन सी चीज स्पर्श कर रही है, जीभ कहाँ स्पर्श कर रही है, इसके आधार पर हमने उसको वर्गीकृत किया। मतलब बहुत वैज्ञानिक भाषा है हिंदी भी, पूरे वैज्ञानिक आधार पर आधारित है पूरी भाषा। इसके बाद ये वर्ण विचार आ जाता है। फिर आता है शब्द विचार। शब्द भी कैसे बने हुए हैं, सभी प्रकार के जो शब्द आए हुए हैं वो किस प्रकार से बने हुए हैं शब्द। तो शब्दों में जैसे अभी बहुत सारे शब्द की उत्पत्ति है अपने आप, वो मतलब संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, उसी के आधार पर उसको आगे भी मतलब वो वैसे ही निर्मित हैं शब्द। जैसे अभी किसी चीज के लिए जो शब्द कहा गया, जैसे गेहूं, ये अपने आप में निर्मित शब्द है, आप इसको काट कर अलग करें दो शब्दों को तो कुछ नहीं बनेगा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ऑलरेडी पहले से निर्मित हैं और उसके लिए वो वही उपयोग में आते हैं। अभी दूसरे प्रकार के शब्द हैं, यौगिक शब्द बनते हैं उसमें। यौगिक शब्दों में 2 शब्दों का मेल करके एक तीसरा शब्द बनाया जाता है, जैसे पाठशाला है ना, या फिर दवा खाना है, ऐसे 2 शब्दों का मेल करके एक तीसरा शब्द बनाया गया है। भोजनालय, भोजन और आलय 2 शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। हिमालय, हिम प्लस आलय, बर्फ का आलय मतलब घर। तो ये इस तरह से यौगिक शब्द बनते हैं। ये सब शब्द विचार में हम सारे प्रकार देखते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द किस किस आधार पर बांटे जा सकते हैं। कुछ सकर्मक शब्द होते हैं, कुछ अकर्मक शब्द होते हैं, ये भी उसमें हम देखते हैं व्याकरण के आधार पर। ऐसे बहुत सारे प्रकार शब्दों के होते हैं। तीसरा प्रकार है इसका वाक्य। वाक्य विचार जो है तीसरा, मतलब पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा व्याकरण का प्रकार हो गया वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम देखते हैं कि वाक्य कैसे बने हैं। कोई भी भाषा का जो मतलब उनको बात समझनी हो तो वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। मुहावरे अपने आप में पूर्ण नहीं होते, वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। तो वाक्य में हर चीज का क्रम निश्चित होता है। जैसे हिंदी के लिए जो क्रम है, सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। राम पाठशाला जाता है, इसमें राम ये कर्ता है, पाठशाला ये कर्म है और क्रिया है जाता है, क्रिया आखिरी में। अब इसी को आप अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो बीच में क्रिया आती है उसकी। राम गोज टू स्कूल, स्कूल लास्ट में आता है, राइट्स अ लेटर, लेटर लास्ट में आता है, राइट्स बीच में आता है, क्रिया जो है वो बीच में आती है। तो ऐसे ही क्रम निश्चित है कर्ता कर्म क्रिया के हिंदी में। तो वाक्य उसके आधार पर अलग अलग, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्नार्थक वाक्य हो गए, कुछ किसी को कोई कार्य करने के लिए कहा जा रहा है तो वो आज्ञार्थक वाक्य हो जाते हैं, कुछ बड़े सरल वाक्य होते हैं, विधानार्थी वाक्य होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार वाक्य विचार में हम लोग देखते हैं, जिसमें और मुख्य 3 प्रकार तो हम उसी प्रकार से देखते हैं कि मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, 2 कंपाउंड सेंटेंस को मिलाकर बना है, या सरल वाक्य है। ऐसा मतलब एक के ऊपर दूसरा डिपेंड है क्या, एक से दूसरे का संबंध है क्या, या दोनों स्वतंत्र हैं, एक सरल वाक्य। ऐसे बहुत सारे प्रकार आप वाक्य विचार में देखते हैं। चौथा है रूप विचार, मतलब जो भी शब्दों में पद रखे हुए हैं, हर एक का, जैसे मैथ में फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू होता है, वैसे ही हर शब्द को जहां है वो वाक्य में उसका अपना एक अर्थ है। वो संज्ञा का कार्य कर रहा है, सर्वनाम का कार्य कर रहा है, विशेषण का कार्य कर रहा है, क्रिया का कार्य कर रहा है। तो बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो हैं रूप कोई और, लेकिन वो वहां पर क्या कार्य कर रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो रूप विचार में ये सारी चीजें रखी जाती है कि शब्द का रूप कौन सा है, कौन सा पद कहाँ कौन सा कार्य कर रहा है शब्द में, ये सारी चीजें रूप विचार। मतलब इस प्रकार से हम व्याकरण को 4 भागों में देखते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार। तो इससे इस पुस्तक, अगर आपको ये पुस्तक मिलती है तो लीजिए, आप इसके थ्रू जाइए, लेसन रीड कीजिए, आप इसको इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और वर्कशीट भी मैं इससे संबंधित आपको दूंगी, जिसको आप सॉल्व कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इससे संबंधित पूछिए।
पूछिएगा व्हाट्सएप पर डालकर पर्सनल भी। और इसके आगे का जो लेसन है भाषा व्याकरण की बात का, हम नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं। थैंक यू।